हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। सब मौज बाहर। चलिए जी, तो सेक्शन 6 आपने लास्ट कंप्लीट किया, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नाइट को आपके सामने वो आ गया होगा। अब शुरू करने जा रहे हैं हम सेक्शन 7 और इसके ऑनवर्ड। बेसिकली हम चैप्टर 2 पे हैं अभी। हमने बेसिक इसके 4 सेक्शंस कवर किए हैं, 3, 4, 5 और 6। 7 से उसको कंटिन्यू करेंगे। 7th सेक्शन जो है मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर। रीजन बीइंग कि जितना हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मेन क्राइटेरिया ही अराइज तब होगा जब कंपनी स्टार्ट होगी। अगर कंपनी ही नहीं होगी तो उसके लिए जो बाकी चीजें हैं वो सारी चीजें रेलेवेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग खुद भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या किसी और की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा उनके माइंड में है, तो उनको भी प्रोसीजर्स बेसिकली पता होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज उसकी होनी चाहिए कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सेक्शन 7 है, थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, तो हो सका तो इसके अंदर एक ओपीसी का पार्ट आएगा कि इनकॉर्पोरेशन ओपीसी की किस तरीके से हो सकती है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। बट टिल देन इसको लेके चलते हैं, मे भी थोड़ा सा लेंथी चले तो वो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इनकॉर्पोरेशन डील करता है हमारा, हमने फॉर्मेशन देखा था जो कि था हमारा सेक्शन 3 के अंदर, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताता है। बट जो प्रोसीजर्स वगैरह है, जो स्टेप्स हैं, वो बताता है हमारा सेक्शन नंबर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या प्रोसीजर्स बताया जाता है, तो बेसिक है, आपको मैं रफ आइडिया दे दूं कि रफ आइडिया क्या होता है। कि जनरली जब हम इनकॉर्पोरेशन करने जाते हैं तो इनकॉर्पोरेशन करने से पहले जो आपने पीछे भी और कुछ लेक्चर्स में देखा, क्या कि आपको एक नाम होना जरूरी है विच इज यूनिक एंड आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे नाम पे कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर होगा तो वो आपको नाम अलाउड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको नेम रिजर्वेशन के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है आरओसी में। उस एप्लीकेशन के ऊपर उसके ऊपर फिर उसके अपने सिनेरियो देखे थे कि वो उसको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, वगैरह वगैरह। अगर इनकेस हमारा वो नेम अप्रूव हो गया तो वो हमें नाम मिलता है, और उस नाम के साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे कि जो जो उनके डायरेक्टर्स होने वाले हैं, जो जो उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर, द थिंग इज मेंबर्स जो बनने वाले हैं, उनके पर्सनल डिटेल्स भी उसके अंदर जाएंगी सारी की सारी। और कुछ एक इंक्लोजर मतलब डिक्लेरेशन वगैरह होता है, कंसेंट होते हैं कि हाँ जी मैं एज अ डायरेक्टर इस कंपनी का बनने के लिए तैयार हूं, उसका कंसेंट लेटर हो गया। कुछ डिक्लेरेशन होंगे कैश टाइप के कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा हुआ, कोई मैंने मिसकंडक्ट नहीं किया हुआ, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी कोई मैंने फाइलिंग वगैरह पेंडिंग छोड़ी हो, इस टाइप से कोई भी मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है डायरेक्टर को, मतलब बिल्कुल डायरेक्टर नीट एंड क्लीन है। तो उसका एक डिक्लेरेशन वगैरह जाएगा। इस टाइप से कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं और उसके बेस पे एक हम फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट सारा परफेक्ट है तो वो आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब वो आपको इशू करेगा, उसके अंदर मेंशन होता है एक सिन नंबर, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका पैन नंबर वगैरह होता है। उस नंबर से ही उस कंपनी की पहचान होती है, उससे ही वो कंपनी जानी जाती है, जिसे हम कहते हैं सिन नंबर। तो ये मोटा मोटा प्रोसीजर्स है। अब उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है और क्या और माइनर एरियाज है, उसको हमें इसके अंदर देखना है बेसिकली, जो सेक्शन 7 हमारा डील करता है। सेम ऐसी ओपीसी का आएगा, ओपीसी में थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है, उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर्स, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ नॉमिनी वगैरह की बातें आ जाती हैं। थोड़ा बहुत आपने जिक्र देखा है ओपीसी का अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, रिमेनिंग जो होगा वो आप आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये स्टेप्स उन्होंने बेसिकली समराइज करके बताया इस पिक्चर के थ्रू, फिर इसी स्टेप्स को इन डिटेल आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिजर्वेशन करना होगा नेम ई एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे अपना नाम रिजर्व करने के लिए। उसके बाद ड्राफ्ट किया जाएगा आपका एमओए और एओए, जो कि आप पढ़ चुके कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होती है। इनकी ड्राफ्टिंग की जाएगी और उसको सबमिट किया जाएगा किसके पास, आरओसी के पास। जो मैंने बताया कि अगर नाम अप्रूव हो गया तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एओए होगा, एमओए होगा। अगला आएगा आपका कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर जो है वो एक कंसेंट लेटर को साइन करके देगा कि हाँ जी ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है इसका डायरेक्टर बनने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कंसेंट लेटर एक जाएगा, वो भी आपका एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस, मतलब कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म और जाएगा जिसके अंदर वो कंप्लायंस की बातें करेगा कि मैंने कोई कंप्लायंस पेंडिंग वगैरह नहीं छोड़ी हुई है और मेरी तरफ से सारी चीजें परफेक्ट है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आप ऑब्वियसली बात है कुछ फीस वगैरह पे करोगे, कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, जो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे वो कुछ स्टैम्प ड्यूटी उसकी भी पेमेंट होगी। तो स्टैम्प ड्यूटी हो गई और जो आरओसी की फीस है आपकी मिनिमम फीस, वो फीस की आपकी पेमेंट होगी। ये पेमेंट होने के बाद आपकी तरफ से काम खत्म हो गया। अब ये सारा कुछ चला गया आरओसी के पास, आरओसी उसको चेक करेगा और उसके बेस पे आपको देगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि डिजिटली साइंड होगा बाय आरओसी, मतलब आरओसी का सिग्नेचर होगा विच इज इन डिजिटल फॉर्म। एंड उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन और फाइल करनी होती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद। रजिस्टर्ड ऑफिस का बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज करो जब आप इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो इन केस उस टाइम पे हम एक ना टेम्पररी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के बेस पे इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के बेस के ऊपर। और लेटर ऑन जब हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया और हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन और फाइल करनी होती है कि भैया ये रहा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस और ये उसकी डिटेल्स वगैरह, और वो भी आपका किसके पास जाएगा, आरओसी के पास जाके सबमिट होगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले फाइल कर दिया रजिस्टर्ड ऑफिस तो उस केस में आपको बाद में फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उस केस में आपको एक परमानेंट एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस जब आपका आ जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी फाइलिंग भी आपको अलग से करनी होती है। नाउ नोट के ऊपर बात कर रहा है न्यू रिक्वायरमेंट। बेसिकली न्यू रिक्वायरमेंट क्या है कि कुछ कंप्लायंसेस हैं, कुछ कंप्लायंसेस होती हैं जो कि और पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सपोज करो हमने उसकी जो भी कैपिटल फिक्स की, हमने कहा जी ये मेंबर्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया और ये इतने इतने शेयर्स इसके होल्ड करेंगे, तो जो वो शेयर्स होल्ड करेंगे क्या उसकी उन्होंने पेमेंट करी कि नहीं करी। मतलब कंपनी का एक बैंक अकाउंट बेसिकली ओपन होगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, और उस बैंक अकाउंट में उन सबों से वो पेमेंट आ जानी चाहिए, उन सभी से वो पेमेंट आ जानी चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। इस टाइप की रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारी की सारी आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले पूरी हो जानी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1 कि आपने कह दिया कि जी भैया ये 3 शेयर होल्डर है जो कि इतने इतने शेयर्स परचेज करेंगे, तो भैया क्या उन्होंने वो पेमेंट करी कि नहीं करी अभी तक। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में शो कर दिया, एक्चुअल में आपके पास उसकी पेमेंट ना आई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपने बाद में वेरीफाई करवाया है तो उसका वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, ये सारी चीज आपकी पूरी होनी चाहिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये रिक्वायरमेंट और ध्यान रखनी है। तो ये है आपका ओवरऑल शॉर्ट सिनेरियो सेक्शन नंबर 7 का। अब इसी की बात करेंगे थोड़े से और डिटेल में, जिसके अंदर थोड़ी सी रिपीटेशंस भी होंगी ऑब्वियसली, और बाकी थोड़ा सा डिटेल प्रोसीजर चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, की मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन क्या क्या रजिस्ट्रार को देनी होती है। तो कुछ लिस्ट बताइए, ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है। उसके अंदर पहला जिक्र आता है आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल का, कि आप जो आपने मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया, जो आर्टिकल ड्राफ्ट किया है कंपनी का, वो आप सबमिट करोगे किसको, अपने रजिस्ट्रार को। और ऑब्वियसली बात है वो ड्यूली साइंड होगा बाय ऑल दी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में जितने लोग सब्सक्राइबर है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आपके शेयर्स को, वो सभी के ऊपर अपने साइन करेंगे। अगला डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब डिक्लेरेशन बेसिकली कौन है जो फॉर्म करने में मदद कर रहा है, एंगेज्ड है। अब ये कौन लोग होते हैं? जनरली आपने देखा है एडवोकेट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ये जो लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओवरऑल जब फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है तो एट द एंड इनका डिक्लेरेशन जाता है ये कहते हुए कि जी भैया इसके अंदर जो भी दस्तावेज वगैरह दिखाए गए हैं वो सारे ट्रू एंड करेक्ट है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये लोग की जो डिक्लेरेशन है वो उसके अंदर जाएगी। उसके बाद साथ ही में सिर्फ इनके डिक्लेरेशन से काम नहीं चल जाएगा, जो उनके मेन ऑनर है, मतलब जो मेन डायरेक्टर है, वो लोगों की भी वहां डिक्लेरेशन जाएगी। तो पर्सन जिनका नाम है कहां पे, आर्टिकल के अंदर, वो डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या फिर उसके सेक्रेटरी हो सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो ये लोग भी एक डिक्लेरेशन देंगे कि भैया जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 लोगों से डिक्लेरेशन मानी गई। एक जो इंटरनल बंदे हैं कंपनी के, मतलब डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया। दूसरे जो एक्सटर्नल, जो कि मदद कर रहे हैं, जो अपनी लीगल एडवाइस देते हैं, लीगली सारी चीजों को चेक करते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आपका एडवोकेट, सीए, सीएमए और सीएस कवर हो गए। ये दोनों लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं क्या, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है एक्ट की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे कंप्लाई की गई है, कोई भी इसके अंदर कमी पेशी नहीं है। ठीक है, तो दोनों लोगों से डिक्लेरेशन ली जाती है। आगे डिक्लेरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, हर किसी डायरेक्टर से या फिर जो भी सब्सक्राइबर होगा, मतलब 2 लोग हैं यहाँ पे बेसिकली, फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर, इन दोनों से डिक्लेरेशन दिया जाएगा। किस टाइप का डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि भैया इन्होंने कोई भी अपराध नहीं कर रखा इन रिलेशन टू प्रमोशन या फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब कोई और कंपनी सपोज इन्होंने बनाई हो, उसके अंदर ये कन्विक्टेड ना रहे हो, मतलब उसके अंदर कोई इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी हो जिसके वजह से इनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन हुआ हो या कोई भी इनका अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसका वो डिक्लेरेशन देंगे कि जी हम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा। दूसरा कि वो गिल्टी ना रहे हो किसी भी चीज को लेके पिछले 5 सालों तक। अब गिल्टी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज करो वो किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर है, किसी और कंपनी के भी मेंबर है, और उस कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी, कंटिन्यूअसली फाइलिंग नहीं करी है, जो उनकी हर एनुअली फाइलिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो अपनी बैलेंस शीट वगैरह या फिर एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, वो स्टेटमेंट्स वगैरह उन्होंने फाइल नहीं करे हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, उसके अंदर गिल्टी माने जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पे नहीं होने चाहिए कि नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, पुरानी कंपनी की तो फाइलिंग करी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी डिक्लेरेशन देंगे कि हमने पिछले 5 सालों में कोई भी इस टाइप की हरकतें नहीं करी है, या तो इस कंपनी एक्ट 2013 में या फिर किसी और प्रीवियस एक्ट के अंदर। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट किए जा रहे हैं वो सारे के सारे ट्रू एंड कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव। ये हमेशा लिखा जाता है, आपने भी देखा है कि एट द एंड डिक्लेरेशन होता है कि भैया जो भी चीज मैं आप सामने वाले पार्टी को दे रहा हूं, सामने वाले रजिस्ट्रार को दे रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स
टू दी एक्सटेंट जितनी मुझे नॉलेज है, ये करेक्ट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई कमी होगी भी, इनकेस निकल के आती, तो हो सकता है उसकी नॉलेज मेरे को ना हो, बट मेरे को नोइंगली कोई यहाँ पे मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, इसकी डिक्लेरेशन। तो 3 चीजें मेंशन करते हुए एक डिक्लेरेशन देंगे। कौन कौन? सब्सक्राइबर जो मेमोरेंडम के होंगे, और फर्स्ट डायरेक्टर अगर वो है तो, हो सकता है फर्स्ट डायरेक्टर भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर हो, तो सब्सक्राइबर लोग देंगे। इनकेस अगर मैंने आर्टिकल में मेंशन कर दिया है कि ये हमारा फर्स्ट डायरेक्टर है, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर भी इन चीजों को देगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सब्सक्राइबर हो वही फर्स्ट डायरेक्टर हो, तो उस केस में डुअल देने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा, बस डिक्लेरेशन इन तीनों पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एड्रेस की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर रजिस्टर्ड तक अगर आपका एड्रेस नहीं है तो फिलहाल कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोगे। अगर रजिस्ट्रेशन तक आपने ऑफिस अपना एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है तो, जो मेरी बात पहले आ गई। उसके बाद आती है पर्टिकुलर्स हर एक सब्सक्राइबर की, क्या क्या पर्टिकुलर्स की, उनका क्या नाम है, इंक्लूडिंग देयर सरनेम, उनका क्या एड्रेस और क्या उसकी नेशनैलिटी है, वो इंडियन है कि नहीं है, और ये सारी डिटेल तो देंगे फॉर्म के अंदर। साथ में आपको अटैचमेंट भी लगानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आपके एग्जांपल पे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड तो खैर है ही, आधार कार्ड के साथ साथ आपका हो गया जैसे वोटर आईडी कार्ड। तो इस टाइप की कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है फॉर्म के अंदर, कि ये हमारे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, जिनका नाम ये है, नेशनैलिटी ये है, एड्रेस ये है, और ये उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। ये किसका जाएगा? आपके सब्सक्राइबर का। साथ ही में यही सारी चीजें किसकी जाएगी? आपके फर्स्ट डायरेक्टर की भी जाएगी, लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर का साथ में इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज और जाएगा, जिसको बोलते हैं डिन। अब डिन की चर्चा और डीपली आपकी आगे आएगी, फिलहाल आप डिन समझ लो, जिसको कहते हैं हम डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या होता है कि जितने भी लोग डायरेक्टर बनने जाते हैं, मतलब किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको जैसे उनके पास एक पैन नंबर होता है, उसी पैन नंबर के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है डिन नंबर, और उनको एक सेपरेट नंबर अलॉट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे कि हर एक डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब पहचाना जाता है उस नंबर से कि हाँ जी ये डायरेक्टर है, कितनी कंपनीज में है, वो सारी चीजें उसकी उस डिन के बेसिस पे आइडेंटिफाई की जा सकती है। ठीक है ना? तो वो नंबर आपको चाहिए होता है बिफोर बिकमिंग अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, तो वो डिन नंबर की भी आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, एंड एज वेल एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो देनी है। तो सब्सक्राइबर और डायरेक्टर में क्या डिफरेंस आया कि जितनी डिटेल सब्सक्राइबर देगा उतनी डिटेल डायरेक्टर भी देगा, लेकिन अलॉन्ग विद दैट एक डिटेल और देगा, जिसको हम बोलेंगे डिन नंबर। ठीक है, चलिए। देन अगर सपोज करें कि कोई डायरेक्टर बनने जा रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर जो बनने जा रहा है, और वो ऑलरेडी भी किसी किसी कंपनीज में डायरेक्टर है, आप जब डायरेक्टर वाले एरिया को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बंदा कई जगहों पे डायरेक्टर हो सकता है, कई कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, उस टाइम पे आप किसी और कंपनीज में भी डायरेक्टरशिप या कोई और पोजीशन होल्ड करते हो, द थिंग इज कि आपका इंटरेस्ट है और भी किसी किसी कंपनीज में, तो उसकी डिक्लेरेशन भी आप दोगे कि आपका किस किस कंपनी में इंटरेस्ट है, कहां कहां के आप मालिक हो, कहां कहां पे आप डायरेक्टर हो, कहां कहां के आप की मैनेजर पर्सन हो, वो सारी डिटेल्स दोगे अपना साथ में इसके, मतलब वो पर्टिकुलर्स भी आपके इसके अंदर जाएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होगे कि ये डायरेक्टर है जो कि इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, और ऑलरेडी ये इतनी कंपनीज में डायरेक्टर या इस पोजीशन पे ये बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अब ये सारे तो आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए। अब सेकंड स्टेज क्या आया था आपका कि अगर डॉक्यूमेंट जो चले गए उन सबको लगता है, मतलब रजिस्ट्रार को लगता है सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रिकॉर्ड करेगा, रजिस्टर करेगा अपने पास, और उसके बेसिस पे आपको इशू कर देगा क्या? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगला टर्म लिखा है इन्होंने सिन बेसिकली कुछ खास नहीं है, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया होता है उसी के अंदर मेंशन होता है एक नंबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिससे कि उस कंपनी की अपनी एक पहचान बनती है उस नंबर के द्वारा, जो कि ऑलरेडी मेंशन कहां पे होगा? इसी सेकंड पॉइंट के अंदर, मतलब जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है उसके अंदर वो नंबर मेंशन होता है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि सपोज करो जब आपने कंपनी रजिस्टर किया, और कंपनी रजिस्टर करते वक्त आपने जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करके रखना है। कब तक? जब तक कि आपकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती, मतलब बंद नहीं हो जाती। कंपनी शुरू हुई, शुरू करते वक्त जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना है। कब तक? जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो सकती। अब कई बच्चों के दिमाग में यह आ सकता है जिनको थोड़ा पता होगा कि कंपनीज एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 8 साल तक। ठीक है, लेकिन वो 8 साल तक कौन से डॉक्यूमेंट्स होती हैं? जो वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बट इनकॉर्पोरेशन टाइम पे जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको कब तक मेंटेन करके रखना है? अपनी लाइफ टाइम तक। अपनी लाइफ टाइम मतलब कंपनी की लाइफ टाइम, जब तक कंपनी खत्म नहीं होती तब तक वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसके डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है 8 साल तक। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है वो जो आपने ओरिजिनली फाइल की है, जब आपने इनकॉर्पोरेट किया है उसकी बात कर रहा है। अगला बात अगली आती है कि अगर आपने फर्निश किया है फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर कोई ऐसी मटेरियल फैक्ट था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो आपने छुपाया। दो चीजें हैं, या तो आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपको पता थी और उसको आपने छुपाई है, और वो मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा किया है तो ऑब्वियसली बात है आप गलत काम कर रहे हो।
तो आप जो भी पर्सन ऐसा है जिसने भी हरकत करी है, उस पर्सन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? फ्रॉड का चार्ज लगेगा। फ्रॉड का चार्ज आपको ध्यान रखना है इसका सेक्शन भी, ऑल्दो ये सेक्शन आपके एरिया में कवर नहीं होता, बट अपने आंसर में आप इसको कोट करना मैंडेटरी है कि जब भी आप आंसर कोट करेंगे इन रिलेशन टू फ्रॉड, तो आप बोलेंगे कि यहाँ फ्रॉड होगा और लाइबल होगा एज पर सेक्शन 447। सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग जो भी लाइबिलिटी आती है वो सारी लाइबिलिटी आएगी एज अ एक्शन ऑफ फ्रॉड के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अब क्या होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई या फिर कोई इंफॉर्मेशन छुपा दी गई और कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब ऐसा घटना अगर घट गया तो उसके बाद क्या होगा? तो जितने भी प्रमोटर्स हैं कंपनी के, पहले क्या था कि सपोज करो इनकॉर्पोरेट हुई और ना हुई पता नहीं, बट फिलहाल पर्सन की बात की गई थी कि अगर गलत इंफॉर्मेशन दी है और सपोज करो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, उनको पहले पता लगे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उनको फ्रॉड की लायबिलिटी आ जाएगी। बट इन केस अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद उसके प्रमोटर्स होंगे और फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। जो भी प्रमोटर्स और फर्स्ट डायरेक्टर है वो सारे के सारे क्या होंगे? लायबल टू फ्रॉड, वही 447 के सेक्शन के अंदर, कि उनके अंदर भी 447 सेक्शन लगाया जाएगा और फ्रॉड के ऊपर जितने भी एक्शन लेने चाहिए वो सारे एक्शन लिए जाएंगे जो भी मेंशन है 447 के अंदर। बेसिकली कुछ खास नहीं है, उसके अंदर कुछ पनिशमेंट्स और इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का फ्रॉड है। आपके ऊपर पनिशमेंट भी किया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है अलग अलग रेंज पे, और दूसरा आपको इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई जा सकती है। चलिए, या फिर बोथ। अगला आता है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल का मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये काम तो कर लिया, अब ट्राइब्यूनल को लगता है कि जी आपने ये गलत चीजें कर ली, छुपा ली वगैरह वगैरह। ट्राइब्यूनल बेसिकली होता कौन है? तो जैसे कि आप कह सकते हो कि कंपनीज का कोर्ट, उसको बोलते हैं हम ट्राइब्यूनल। मतलब कंपनीज के मैटर को डील करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्रिएट किया गया है? ट्राइब्यूनल। की कंपनीज के रिलेटेड कोई भी अगर सुनवाई वगैरह होगी तो वो कहां पे होगी? ट्राइब्यूनल के अंदर होगी, जहां पे पूरे पक्षों को सुना जाएगा और उसके बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कंपनीज का कोर्ट जो होता है उसे कहते हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जो है उसके लिए देखो थर्ड पॉइंट नीचे आप मार्क किया हुआ है कि ट्राइब्यूनल का बेसिकली क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब एनसीएलटी शॉर्ट में कहा जाता है, जो कि सेक्शन 408 के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। ये बेसिकली क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एडजुडिकेट करती है क्या? इश्यूज रिलेटिंग टू कंपनीज इन इंडिया। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उसके अंदर जो भी एडजुडिकेशन होगा, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो ये ट्राइब्यूनल करेगा। ठीक है, चलिए तो बात आती है ट्राइब्यूनल की। अब ऐसा कुछ हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ये तो हो गया कि उसकी लायबिलिटी हो गई भैया, उसको फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा, किसको? प्रमोटर्स को और फर्स्ट डायरेक्टर को। लेकिन अब क्या, कंपनी तो बन गई है, तो उसके इसमें क्या हो सकता है? तो ट्राइब्यूनल कुछ एक्शंस ले सकती है। अब ये कोई सर्टेन नहीं है, इनमें से वो चाहे जो मर्जी एक्शन ले ले। क्या क्या एक्शन ले सकती है? पहला कि जो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल है, जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसके जो मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर जो भी रेलेवेंट चेंजेस चाहे ट्राइब्यूनल तो कर सकती है, जो कि लग रहा है, सपोज करो किसी पैराग्राफ में कुछ फ्रॉड की कुछ लाइनें थी या कुछ ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन था या कुछ भी ऐसी फ्रॉड की कंटेंट थे या कुछ भी ऐसा फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, तो उसको वो चाहे तो वो क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, उसको करेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, अगला जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी को क्या कर सकती है? वो अनलिमिटेड, मतलब सपोज करो उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी विच इज लिमिटेड, तो उसको वो क्या कन्वर्ट कर सकती है? उसको अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर सकती है। तीसरा, चाहे तो वो कंपनी को क्लोज कर सकती है, दैट मींस उसका नेम रिमूव कर देना रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या होता है? वो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसके अंदर जितनी भी कंपनीज होती है उन सबका डाटाबेस होता है, तो उसमें से उसको रिमूवल कर देना, दैट मींस कंपनी को हटा देना वहां से। और लास्ट क्या है कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देना, मतलब क्लोजर करने के लिए ऑर्डर पास कर देना कि भैया आपको क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट आता है एनी अदर, जो भी उसको लगेगा इसके अलावा भी वो इसको किया जा सकता है। एनी अदर का पॉइंट हमेशा होता है लॉ के अंदर, ताकि कुछ भी अगर नया इंसर्ट करना है या फिर कुछ नई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसका वहां पर उनके पास स्पेस रहे। ऐसा ना हो कि कल को कोई ये कह देगी ऐसा तो लॉ में लिखा ही नहीं है, इसलिए एनी अदर का पॉइंट हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइब्यूनल ये 5 एक्शन ले सकता है, नाम को रिमूव कर सकता है, वाइंडिंग अप कर सकता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी बना सकता है मेंबर्स की, एमओए या फिर एओए के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहे दी पब्लिक इंटरेस्ट तो वो भी वो कर सकता है, और लास्ट तो अदर ऑर्डर्स भी हैं, उसके अलावा कुछ और भी चाहे तो वो पास कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सारे ऑर्डर पास किए जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी होगी, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको पूछा ही नहीं जाएगा, नहीं जी। ये ऑर्डर पास होने से पहले ऑब्वियस सी बात है कोर्ट है तो कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई का मतलब क्या है कि इन 5 में से कोई भी ऑर्डर जो पास किया जाएगा उससे पहले उनको दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब कि अगर उसकी सफाई में वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको बकायदा सुना जाएगा कि बताओ जी हम आपके लिए ये फैसला सुनाने जा रहे हैं, अगर आपको कुछ कहना है तो जवाब दो। उसके जवाब देंगे, उसमें अगर कुछ भी कंसिडर वाली बातें होंगी तो उसको कंसिडर करते हुए ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जब इनकॉर्पोरेट हो गई और जब ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि भैया इसके अंदर कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है या ऐसी कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो हो सकता है कि उस पीरियड में कुछ ट्रांजेक्शन हो गई हो। उन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी जो भी नेसेसरी एक्शन होगा या जो भी ध्यान में रखने वाली बातें होंगी उसको भी ट्राइब्यूनल ध्यान में रखेगा। सपोज करो कि 3 महीने बीत गया था इनकॉर्पोरेशन का,
ठीक है। और उस 3 महीने के अंदर कंपनी ने कुछ उधार ले रखे हैं, कुछ लोन ले रखे हैं, तो उन चीजों को भी सेटल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद कर दे उन लोगों को नुकसान हो जाएगा, ऑब्वियसली बात ऐसा नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए भी क्या स्टेप्स लेने हैं, उन सारी चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा ट्राइब्यूनल के अंदर। ठीक है, चलिए जी। एट लास्ट आता है, अभी आपकी पूरी इनकॉर्पोरेशन की बात है। इनकॉर्पोरेशन में आपका पूरा समराइज वे में क्या आया कि भैया इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसीजर्स को फिर इन डेप्थ आपने देखा। फिर बात आई कि अगर गलत वे में आपने अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, कोई इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा ली, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में दो बातें आई, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सारे उसके लिए लायबल होंगे। अगर इनकॉर्पोरेट हो गया है तो जो भी उसके प्रमोटर्स हैं या फिर फर्स्ट डायरेक्टर है वो सारे लायबल होंगे। उसके बाद बात आई कि इनकॉर्पोरेट हो गया, चलो जी लायबल भी हो गया, उसके बाद अब कंपनी का क्या करें। तो कंपनी के लिए 5 ऐसे फैसले जो कि आपका ट्राइब्यूनल ले सकता है, लेकिन ये फैसले लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ पेइंग हर्ट देगा। और अगर कोई ट्रांजेक्शंस एंटर हो गए हैं उन पीरियड के बीच में, तो उसके साथ भी क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए भी वो एक्शन लेगा, मतलब उसके लिए भी ऑर्डर पास करेगा। ये पूरा आपका सिनेरियो था इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। अब एक बात आती है स्पाइस फॉर्म की। स्पाइस फॉर्म बेसिकली क्या है कि जो भी ये इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर होता है ये कौन करता है, ये करता है हमारा एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है कि इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सके उतना सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता है। सिंप्लीफाइड करने का मतलब क्या हुआ कि एक जनरल अगर मैं स्पाइस को छोड़ दूं तो एक रफली आपको प्रोसीजर बताऊं तो क्या होता है कि आपको नेम रिजर्वेशन लेने के लिए एक अलग एप्लीकेशन देनी होगी, आपको डिन नंबर लेने के लिए एक अलग एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए एक अलग एप्लीकेशन देनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं 3 फॉर्म फाइल किए जाएंगे। पहले आपको नाम लेना होगा, सेकंड नंबर पे आपको डिन लेना होगा, और थर्ड नंबर पे आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर लगाते हुए अदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर जितने पढ़े वो सबको उसके अंदर डालते हुए सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुटअप करते हुए तब उसको लास्ट फाइल करोगे, तब जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। बट एमसीए क्या करता है, इसको जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल करने की कोशिश। तो उस सिंपल करने की कोशिश में ये एक स्टेप है जिसको बोलते हैं हम स्पाइस। ये क्या है कि एक लॉ का फॉर्म है जिसके अंदर आपको नेम रिजर्वेशन भी मिल जाता है, उसी के अंदर आपको डिन नंबर भी मिल जाता है, और उसी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन भी चला जाता है। मतलब तीनों फॉर्म का एक सीधा एक सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं स्पाइस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना। तो ये स्पाइस का शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू एक ही स्टेप में आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, अगर सारे उसके अंदर चीजें होंगी वो सही गई होंगी, या फिर रिजेक्ट हो सकता है, वो तो ऑब्वियसली बात है, दोनों सिनेरियो होंगे। बट अगर सब कुछ सही है उसके अंदर तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं वो फास्ट वे में काम हो गया, टाइम लैग कम आया, सारी चीजें आपकी इकट्ठी थी, अगर सब कुछ सही गई तो एक शॉट में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ स्पाइस। ठीक है। तो ये स्पाइस के ऊपर आपका शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसको समराइज करके इसके ऊपर लिख पाओगे। चलिए, मैंने आपको बताया था इनकॉर्पोरेशन में ओपीसी की चर्चा भी आएगी, बट ये थोड़ा सा लेंथी मेरे को लग रहा है, तो इसको एक अलग से सेपरेट पार्ट में लेते हैं। फिलहाल इसको यहीं पर रैप अप कर देते हैं।